राइट देना पड़ेगा, स्पेशली हारिस को जिस तरीके से उसने आज भी बॉलिंग की। अच्छा, क्रिकेट कितनी कितनी बदल गई है। धानी की सेलिब्रेशन, हाँ, धानी की सेलिब्रेशन फौरन पलट के बाबर को धानी इशारा अगर देख रहे हैं जरा सा हल्का हाथ रखो। ये जिस तरह हैरी ब्रूक्स आउट हुआ, आपने देखा साइड की तरफ गिर रहे हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई। जो मैं कल की बात है, परसों की, मैं साइम अयूब का एक इंटरव्यू देख रहा था। साइम को किसी ने पूछा कि आप ये नो लुक शॉट करते हैं, ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये कोई मेरी नया कोई स्टाइल नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा हेड पोजीशन स्टिल रखने को कहा गया कि मैं जब शॉट खेलता था अपने सर को सीधा रखता था, वो आदत ही बन गई। लेकिन अब क्रिकेट ऐसी हो गई जैसे AB डिविलियर्स थे, क्विक ऑन स्पीड, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, बैलेंस आउट है लेकिन मार रहे हैं ऐसे ऐसे शॉट्स। आई गेस कोचिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा T20 के लिए। कि नहीं, जो कोचिंग कर रहा है उसके लिए वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन बैट्समैन अपने खुद से आइडिया ले रहा है। आप पावर हिटिंग सिखा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये गेम अवेयरनेस अपनी है। जैसे फास्ट बॉलर अपने लेके आता है कि मैं कब स्लो बॉल करूंगा, कब स्लो बाउंसर करूंगा, कब क्विक बाउंसर करना है, कब यॉर्कर, कब ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। तो यही टैक्टिक्स हैं जो क्रिकेट में आपको चेंज करनी होती हैं। ठीक। और जहाँ पे हेल्पफुल है, थोड़ी सी रिवर्स हुई तो अच्छे अच्छे बैट्समैन नहीं सामने आ सकते। मैं एज ए बॉलर बता रहा हूँ, एज ए बैट्समैन देख लिया आज आपने, जहाँ सपोर्टिव रोल अदा किया, बॉल ना ज़्यादा ब्रेक हुई और ना ज़्यादा स्विंग या सीम हुई, तो बैट पे जब अच्छा आता है तो बॉलर कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी बॉलर हो कि आखिर में मार लगी, या इंग्लिश बॉलर हो, रिवर्स स्विंग का चांस लें। अच्छा बाब अच्छा, ये जो हम देख रहे थे पाकिस्तान, जो इंग्लैंड की जो पैटर्न ऑफ स्कोरिंग दिखाई थी, अभी हमने आपको पहले से ओवर से 20वें ओवर तक किस तरह स्टार्ट लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते गए। पाकिस्तान ने जो पावर प्ले में बॉलिंग की इंग्लैंड को, वो इतनी ख़राब नहीं थी। 48 पे 2 आउट कर दिए थे। वहाब ने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि हम ये देखेंगे कि किस तरह की बॉलिंग फास्ट बॉलर्स ने की। तो अगर हम आपको दहानी के पहले 2 ओवर जिसमें 14 रन दे के 2 आउट किए, और हसनैन के 2 ओवर जिन्होंने 14 रन दिए, विकेट कोई हासिल नहीं, वो देखते हैं और साथ साथ वो आपसे पूछते हैं कि वो नोटिस क्या कर रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग की गई है। देखिए, अगर आप इधर बॉलिंग स्टार्ट देखें तो कितने बॉल जो विद इन द स्टंप्स और स्टंप हाइट के ऊपर है, ना ज़्यादा पीछे हैं ना ज़्यादा आगे हैं। और जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, कल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, ये अनलकी था। धानी बहुत अच्छा बॉल था, और आगे बॉल करना एलेक्स हेल्स को, क्योंकि उनकी टांगें जुड़ी होती हैं, उस तरीके से उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सामने नए बॉल को सामने लिफ्ट करें। और स्लोअर वन पे भी वही बीट किया कि शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं था। सो आई थिंक जिस तरीके से धानी ने शुरू किया, ये देखे नए बैट्समैन को भी आके मुश्किल हो रही है। हम यही बात करते हैं कि इस विकेट पे आप जितना स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे एज अ फास्ट बॉलर, उतना आपको कामयाबी मिलेगी। आई थिंक ये लास्ट बॉल था, इसका स्लोअर वन की जरूरत नहीं थी। नया बैट्समैन है, 2 बॉल खेले हुए हैं, शायद उसने खुद से ये सोचा कि शायद मेरे 2 बॉल डॉट खेल गया, मुझे शायद वो हिट मारने जाए। तो ये ऐसे चांसेस नहीं लेने चाहिए अंटिल अनलेस बैट्समैन आपके ऊपर अटैक ना करे। अच्छा, इसी चीज में जो आपने बात की, हमने कल देखा था एलेक्स हेल्स ने जो पावर प्ले में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी, कल नहीं परसों, उसमें यही था कि ऑफ स्टंप के बाहर 4th 5th ऑफ स्टंप पे बॉलर थी और शॉट्स पड़ रहे थे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज अगेन वो आपने पॉइंट आउट करवाई कि 6 ओवर्स में, यानी पावर प्ले में पाकिस्तान, इसमें नवाज भी शामिल है, कितनी बॉलें स्टंप्स में की। पाकिस्तान ने होमवर्क किया ओवरनाइट कि क्या गलतियां हुई हैं और फिर उसको करेक्ट किया। तो हम भी वो अभी आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने ओवरऑल पावर प्ले में कितनी बॉलें जो हैं वो विद इन द स्टंप्स की हैं, जिससे उनको फायदा हुआ। 48 पे 2 ही आउट हुए। हसनैन का भी चलें, हसनैन की आप पहले देख लें। हसनैन की आपने बॉलिंग की बात की थी, जो पहले 2 ओवर उनके गुजरे थे, फिर आपको ओवरऑल दिखाते हैं। हसनैन को भी आप देख लीजिए, पेस है इसके पास और पेस के साथ स्विंग। सो यू नो अच्छी जगह पे बॉल की है, ज़्यादा रूम उसने नहीं दिया विद इन द स्टंप्स। पहले ओवर में हसनैन को 3 रन हुए हैं। तो बात यह है कि ये जितने प्लेयर्स हैं ये फैंसी करते हैं कि इनको रूम मिले, जितना आप विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करेंगे। ये अच्छा बॉल था, उसने देखा एलेक्स हेल हटा है, उसने ऑफ स्टंप से बाहर बिल्कुल उसको बॉल फेंक दिया उसकी रेंज से बाहर। और इस तरीके से बॉलिंग जो है हसनैन ने काफ़ी अच्छी किया। आई थिंक दैट वाज अनलकी, और ये शॉट भी जो था वो भी अनलकी था। अब अगर ऐसे किसी बॉलर को लग जाए शॉट तो फिर वो अंडर प्रेशर आता है। ये बॉल पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसने चांस लिया कि मैं उसे यॉर्कर करूं, लेकिन एक्शन है पुराने बॉल से। अगर उसने राउंड द स्टंप्स आए, डेंजरस नहीं हो सकते बैट्समैन के लिए। देखिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, 2 फील्डर पीछे हो, करना चाहिए। लेकिन देखें, ट्राई नहीं किया। स्ट्रेंथ जो है ना इंग्लैंड के बैट्समैन की, वो यही है कि वो ढूंढ रहे हैं शॉर्ट बॉल। आज जो सक्सेस मिली है पाकिस्तानी बॉलर्स को नए बॉल पे, उसकी वजह ये है कि उन्होंने बॉल ज्यादा शॉर्ट नहीं किया। वो शॉर्ट बॉल पे अच्छे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन बाउंसर थोड़ा सा ऊंचा, जैसे मोइन अली की आपने बात की,
थोड़ा सा हाई बाउंसर हो तो चांस लेते हैं। बिल्कुल करना वो चाहिए, leg पे। सरप्राइजिंगली आपको बिल्कुल करना चाहिए कि हाँ हम आपको आगे 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 और एक सरप्राइज बाउंसर करें, तो उसमें बैट्समैन ऑब्वियसली ये सोच रहा होता है कि यार मुझे आगे बॉल करें, मुझे पीछे नहीं करेंगे, और एकदम सरप्राइज, क्योंकि हसनैन बॉलिंग करते हैं 145 प्लस पे, और 145 प्लस पे इतना इजी नहीं होता कि आप उसको कनेक्ट करो अनटिल अनलेस आपको वो डाउन द लेग साइड या आपके लेफ्ट शोल्डर पे हो। अगर आपके राइट शोल्डर पे अगर जब भी बाउंसर आप करेंगे, देखेंगे मोस्टली जब आपको विकेट्स मिलती हैं या आप बीट करते हो बैट्समैन को, वो आपका बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर बाउंसर होता है। आजकल क्या होता है, क्योंकि आप शफल करके ऐसे खड़े होते हैं, जो बॉल यहाँ पे आता है वो लोग सिर्फ इसको यहाँ से ऐसे करके अपने साथ ले जाते हैं, पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ से कनेक्ट करना और छिक्का मारना मुश्किल है, यहाँ से जो है वो हो शॉट लग जाता जाता है। अच्छा, हमने जो अभी देखे हसनैन और धानी के, अगर आप वे करें तो धानी की ज़्यादा बॉल्स विद इन स्टंप्स थी, पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, और क्योंकि हसनैन का ये पहला मैच था इस सीरीज का, तो शायद वो नोटिस नहीं कर पाया वो मेरे ख्याल से एक्शन का है, जो ये थोड़ा सा स्लिंगी है, यहाँ से बॉल करते हैं, आउट स्विंग हो रही थी, वो थोड़ा सा बीच में से बॉल करते हैं, टारगेट उनका डिफरेंट है, इनका टारगेट डिफरेंट है। देखते हैं कितनी बॉलें स्टंप्स में हुई फास्ट बॉलर्स की पावर प्ले के अंदर, वो क्लियरली हमें आइडिया हो जाएगा कौन सा बॉलर क्या ट्राई कर रहा था एलेक्स हेल्स के अगेंस्ट। हारिस अगेन एज यूजुअल देखें, बड़ी अच्छी जगह पे हसनैन है, सॉरी, अच्छी जगह पे बॉल करते रहे। कहीं ना कहीं आपको बॉलर को ये भी क्रेडिट देना है, जिस तरीके से 2 दफ़ा एलेक्स हेल्स ने रूम ढूंढा है, क्योंकि वो तंग हो रहे थे इस लेंथ से, तो उन्होंने हसनैन के ऊपर वो कोशिश की है कि मैं रूम बना के उसको खेलने जाऊं। सो उसकी वजह से ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉलिंग करनी है, दैट इज ऑल्सो स्मार्ट बॉलिंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बैट्समैन हट रहा है और आप उसको बिल्कुल फॉलो करें, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर कर दिया, आपके पास पेस है तो आपने उसको बीट ही करना पेस से। और आपने कल मेंशन भी किया था कि फुलर लेंथ एलेक्स हेल्स के लिए अप फ्रंट नए बॉल के साथ थोड़ा सा टफ होता है, जिसको आज हमने इंप्लीमेंट होते देखा, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि एनालिसिस होमवर्क उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हसनैन का हमने जिक्र किया, हसनैन को आपने देखा होगा काफ़ी क्रिकेट सरफराजी कप्तानी में खेली है PSL में उन्होंने, और उनकी स्पीड पे तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कभी कभार हमने ऐसा फील किया है बाहर बैठ के कि जब अगर उनको शॉर्ट्स हिट्स लगनी शुरू हो तो फिर वो थोड़े वेवर्ड हो जाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आज उनको 51 पड़े हैं 4 ओवर्स में। बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते, नोट किया गया, इनका गैप ज़रूर आता है, वन गो में अगर 4-8 मैच मिलेंगे तो डिफरेंट परफॉर्मेंस भी होगी और फिटनेस का भी पता चलेगा। थ्रू आउट द करियर इनको इश्यूज रहे फिटनेस के, फिटनेस से ये बेहतर हुए, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे बिग बैश तो इलीगल बॉलिंग एक्शन पे आ गए, तो इश्यूज रहे हैं इनको। मेरे ख्याल से ये ऐसे बॉलर हैं, इनको आप खिलाना चाहिए जिस तरह से वहाब ने अभी कहा कि पावर प्ले में जिस तरह से बॉलिंग की है। अब हमारा टारगेट लास्ट 5 ओवर्स हैं, अगर नहीं खेलते, हारिस रऊफ अगर नहीं खेलते तो हम तो बिल्कुल ही 70 रन भी करा सकते हैं लास्ट 5 ओवर में, हम 4 ओवर में भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा रिवर्स पे जाना पड़ेगा हमें। ये नहीं है कि आप रफ कर लो बॉल, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिवर्स करनी पड़ेगी, वरना आजकल की जो बॉलिंग है फ्लैट पिचेस के ऊपर बचत बहुत कम है, क्योंकि फील्डर आपको 2 यहाँ लेने हैं या मिड ऑफ ऊपर लेना है या फाइन लेग, तो चांसेस कम है। और पेस है पाकिस्तान की, तो ये आपने आगे करके देख ली या शॉर्ट ऑफ लेन करके देख ली, तो डिफरेंट आइडियाज होने चाहिए। और मेरे ख्याल से हसनैन को रिवर्स की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ये फास्ट बॉलर ने ये बेहतर बता सकते हैं कितना कंट्रोल जब रिवर्स आ जाती है, कितना कंट्रोल होता है, और कन्वेंशनल अगर हो रही है लास्ट 2 ओवर्स में तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब रिवर्स हो रहा होता है बॉल तो आप एज अ बॉलर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कंट्रोल आपका होता है, आपको एज अ बॉलर पता होता है कि यार अगर मैं कहाँ से बॉल करूँगा, कितना स्विंग होगा और कहाँ पे फिनिश होगा। सो तब बहुत इजी हो जाता है। जब कन्वेंशनल स्विंग हो रहा होता है तब इसलिए भी थोड़ा सा बॉलर जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे होता है कि यार पहली वो ये सोचता है कि यार अगर मैंने बॉल बिल्कुल आगे किया, यॉर्कर मिस किया तो सामने शॉट लग जाएगा। जहाँ पे रिवर्स स्विंग में ये होता है कि अगर आप आगे बॉल कर भी देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट स्विंग होता है, उसकी वजह से बैट्समैन उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये 2 बड़े डिफरेंस है। सेकेंडली, कन्वेंशनल में फिर आप 2 चीज़ें देखते हैं, क्या आप क्रॉस द सीम बॉलिंग करें, क्या अभी तक पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसी विकेट पे क्रॉस द सीम बॉलिंग की है, क्योंकि इस तरह के विकेट क्रॉस द सीम बॉलिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बॉल रुक रहा है, तेज़ आ रहा है, पेस उस चेंज हो रही है उसकी। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप एक लाइन ऑफ अटैक पकड़ ले, या तो आप बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स मारना शुरू कर दें और लेंथ बॉल्स करना शुरू कर दें, स्लोअर वन शुरू कर दें, या फिर जिस तरह हमने सुबह भी बात किया कि अगर यॉर्कर आपका अच्छे नहीं लग रहा तो आपके पास फिर 1 और 2 ऐसे गो टू बॉल होने चाहिए कि यार आज मेरा यॉर्कर अच्छा नहीं लग रहा तो आज मेरी बचत किस पे होगी। हसनैन को आज थोड़ा सा ये हुआ कि वो उसने यॉर्कर भी ट्राई किया, बैक ऑफ लेंथ भी ट्राई किया,
और हर डिफरेंट बॉल पे डिफरेंट करने गया वो, जिसकी वजह से उसको रन ज्यादा हो गया। अच्छा, जब आप जीत जाते हैं और इतनी मैसिव विक्ट्री होती है तो हर चीज़ आपको ऑफ कोर्स आपको अच्छी लग रही होती है और अच्छी लगनी भी चाहिए, क्यों नहीं लगे। लेकिन आपका कल ही एक और मैच है और उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो शायद एरियाज़ ऑफ कंसर्न बाबर और एंड कैम्प के होंगे। वो है कि जिस तरह डकेट ने आज इम्प्रोवाइज़ किया और खेला और स्वीप किया, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से डकेट ने अपनी परफॉर्मेंस दी और क्या कर सकता है पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, नवाज, कादिर, अगर ये लोग सब खेल रहे हैं, कि इनको रोक सके। क्योंकि 2 विकेट्स गिरे हुए थे जैसे राशिद लतीफ़ ने बताया, लेकिन तब भी वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। इसमें आज जो नवाज को तो खैर उन्होंने किया, ऐसे ही खेलना चाहिए था और वैसे ही खेले। और लकी भी रहा कि बीच से भी स्विप मारी है। उस्मान कादिर मुझे लगा कि आज थोड़ा तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। मैं पिछले मैच में स्पीड नोट नहीं की, लेकिन 90 प्लस की स्पीड से ये 94 पे ही ये लास्ट बॉल की थी। तो शायद यहाँ पे जब स्वीप ज़्यादा मार रहे हो थोड़े एयर में स्लो बॉल करनी पड़ेगी आपको, जोर से मारते हैं। ये देखिए ये शॉट मारी, बहुत नवाज भी तेज थे, कुछ तेज थे आज थोड़ा सा ना, इन्होंने पिच को देखते हुए मार शायद लगने थे, तो शायद बहुत ज़्यादा तेज बॉलिंग की, जिसकी वजह से स्क्वायर ऑफ द विकेट जब रन बनते हैं इसका मतलब है आप बॉल तेज कर रहे हैं। तो शायद इनको थोड़ा सा अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, स्लो बॉल करनी पड़ेगी। दूसरा थोड़ा सा मैचअप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है लेफ्ट हैंडर, जिधर आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लेग स्पिनर है, और लेफ्ट हैंडर जो है उनको बेहतर वैसे ही खेलते हैं। और हमने देखा कि बेन डकेट कितने कंस्ट्रक्टिव हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। थोड़ा सा प्लान ऑफ चेंज होना चाहिए। आपके पास एक बॉलर होना चाहिए, या तो आप ऑफ स्पिनर लेकर आए, या आप प्रॉब्ली फास्ट बॉलर को जितनी देर वो खड़ा है आप कोशिश करें कि उनको बैक टू बैक स्पिन ओवर्स ना मिले। आज हमने देखा कि 10वें ओवर में जब नवाज को 14 या 15 रन का ओवर लगा, उसके बाद हम अगले ही ओवर में उस्मान कादिर को ले आए 19 बने वो देखते हुए कि यार हाँ उसने भी उसे खेला है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास ये है कि हारिस रऊफ 4 से ज़्यादा ओवर नहीं कर सकता, जो मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पास कहीं ना कहीं आपको एज अ कैप्टन जब विकेट चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, तो उधर आपको अपना मेन बॉलर लेकर आना ही है। फॉरगेट अबाउट के एंड में क्या होगा, एंड रिजल्ट तो हमने आज देखा कि आज भी स्कोर हो गया, और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ होगा। या तो आप अपना पेस बॉलर जो है वो लेकर आए, बैक टू बैक स्पिनर्स ऐसे प्लेयर को नहीं देने चाहिए, क्योंकि एकदम वहां से जहां से उसने मोमेंटम क्रिएट किया है 10वें 11वें ओवर के बाद से, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो कंटिन्यूसली रन ही करती रही है। अच्छा, हम सजेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, आपके ख्याल में डकेट के अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिनर आपके कैसे रहेंगे, जिनको पिक करना मुश्किल होता है? और इनिशियली तो होगा, उनको इतना नहीं खेला होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके ओपनर ही पूरी नहीं खेल जाए तो डकेट तो आएंगे नहीं। हाँ। ये कहना प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बरार की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक मैच और हो जाए उसके बाद ट्राई करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह नसीम शाह आज नहीं खेले, हसनैन खेले, तो कल शायद मोहम्मद वसीम को एक ऐसा चांस दिया जाए कि उनको भी वो देख लें। ये अपने पहले फास्ट बॉलर को चेक करें कि हमारे प्लेइंग में कौन से आएंगे फास्ट बॉलर। तो मेरे ख्याल से अगर ये तरीका है तो गलत होगा। आप कम से कम 2 मैचेस दें किसी को भी। नसीम शाह ने एक मैच खेला, दूसरा भी खेलना चाहिए था। हसनैन ने आज खेला, कल भी खेलना चाहिए था। मिस्ट्री की जो बात की है, बिल्कुल मेरे ख्याल से एक मैच के बाद ट्राई करना चाहिए। पर मैं वहां से पूछता हूँ कि हसनैन शाही क्यों चेंज के लिए? देखिए, आई डोंट नो नसीम को क्यों नहीं खिलाया उन्होंने, क्या वजह हो सकती है? नसीम को आई डोंट नो कि क्या वजह है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बॉलिंग एनालिसिस अगर देखें, मैं ये बिलीव करता हूँ कि एज अ बॉलर अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया है और आपको पता है कि मैंने वर्ल्ड कप में आपका एज ए मेन वेपन यूज होना है, तो फिर अगर मुझे मार पड़ रही है तो फिर आप उसको जो है सपोर्ट करें। मार तो लगेगी, ये फॉर्मेट है ऐसा, मार तो लगेगी। ऑन द डे आपको वो 4 ओवरों में 23-20 रन देके 3 या 4 आउट करके भी देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस किधर खराब होता है बॉलर का? क्योंकि मैं सारी उम्र खेला हूँ, मैंने देखा और भी जब बॉलर्स मैच हारता है तो हम बॉलर्स ही क्यों चेंज करते हैं? दैट इज ए क्वेश्चन। हम बॉलर्स ही क्यों चेंज करते हैं? और ये पिछले कोई 6-8 साल से हो रहा है, ये कोई अभी की बात नहीं है। नसीम शाह को 40 हुआ है, इवन अगर उसकी आखिरी 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस एशिया कप की भी अच्छी नहीं है, बट यू नीड टू सपोर्ट हिम। आज वो बेंच पे बैठा है, आज आप बेशक उसको ये कह रहे होंगे कि यार मैंने आपको रेस्ट करवाया, लेकिन उसको पता आपने उसको रेस्ट नहीं करवाया। कल आप हसनैन को कहेंगे रेस्ट करवा रहे हैं, हसनैन को पता आप रेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और फिर आप फिर दानी को, और उसके बाद आप उसको खिलाएंगे क्या कहते हैं वसीम जूनियर को। सो देखें, बात यह है कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स करने हैं कनेक्ट और आपने उनको खिलाना है, ठीक है, हम चांसेस नहीं ले रहे, सीरीज हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये फिगर आउट करना कि अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो आपके पास अटैक बॉलर एक ही है, आपके पास गो टू बॉलर एक ही है। इट्स टाइम के जिधर
मैं ये चाहूंगा कि आपको हारिस की एबिलिटी का पता है, हारिस इज डूइंग गुड, आप उसको रेस्ट करवाएं और आप बाकियों को लेकर आए ग्राउंड में, आप ग्राउंड में उनको खिलाएं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, उनको थोड़ा सा समझ आए, मैच खेलें। और एकदम वर्ल्ड कप का स्टेज जो है वो बायलैटरल सीरीज का स्टेज नहीं है, वो वर्ल्ड कप का स्टेज है। उधर दुनिया के बेस्ट हर टीम के 11 है वो, 11 आएंगे और उसके बाद ये होगा कि वो अपने बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता शाहीन हमारे पास नहीं है, हमारे पास हारिस है, तो फिर क्या एक एक मैच के बाद आप फिर सबको चेंज करते रहेंगे? तो कॉन्फिडेंस तो किसी बॉलर को नहीं आएगा। सो आई थिंक कि हसनैन को आपको 2 मैचेस और लगातार खिलाने चाहिए। उसके अलावा आपको वसीम जूनियर को भी लेके आना चाहिए, वो भी काफ़ी देर से हमने देखा मैचेस नहीं खेले। आप हारिस रऊफ को रेस्ट करवाएं, मुश्किल है पर करवाएं। क्यों? जब आप बात करते हैं हमारे 15 के 15 मैच विनर है, तो फिर उनको ग्राउंड में उतार लें। आप वेट करेंगे एज कैप्टन के पहले मैं लीड ले लूं सीरीज में, फिर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं? नहीं, जहाँ तक हारिस की बात है ना, हारिस को ज़रूरत है मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं, एक आध मैच, उसके बाद बैक टू बैक मैचेस तो नहीं है, अब एक दिन का गैप है, तो अगर एक दिन का गैप इनको मिल जाता है याला तो उसके बाद मैच खेल सकते हैं, उसके बाद लाहौर में जाके खेलेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, बखार यूनुस से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जब शाहीन की इंजरी, शाहीन की रेस्ट की बात हो रही थी रोटेशन, तो उन्होंने कहा फास्ट बॉलर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको खिलाते रहें, उसको आप अरे विकी तो देखे ना, ये तो मतलब कि उसका बहुत टफ थे। हाँ, आजकल के नहीं है लड़के, तो अब फॉर्मेट चेंज हो गया, बस रहा है अभी जो है ना। हो सकता है पर्टिकुलरली उस प्लेयर की बात देखो, मैं खेला हुआ हूँ साथ में ना, वसीम भाई हो गए, विकी हो गया, शोएब हो गया, बहुत शोएब को इंजरीज होती रही, लेकिन विकी और वसीम भाई तो बाहर ही नहीं होते थे। हाँ, ये कह सकते हैं फॉर्मेट, विकी तो काउंटी से खेल के आया था, 112 विकेटें ली थी, आके अगले दिन मॉर्निंग गुजरांवाला में मैच खेल रहा था, बहुत टफ थे। उनसे कंपेयर विकी को खुद नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। नहीं तो आप कितना रेस्ट देंगे किसी फास्ट बॉलर को, क्या आप बोलेंगे कि उसके लिए फ्रेश हो गया? देखिए, बात यह है कि रेस्ट करवाने की बात नहीं है, रोटेशन, बात यह है कि रोटेशन इसलिए देखनी है आपने। हारिस को आप कभी भी बाहर ना बैठाएं, लेकिन आपको ये देखना है क्या हारिस के अलावा हमारे पास ये अल्फाज, ये लफ्ज ही गलत है। रेस्ट ना हो, प्लेयर फ्रेश रहे, बस प्लेयर फ्रेश रहे, आप उसको फ्रेश रखें। मतलब ही इज गुड, ही इज क्विक, हर मैच में वो आता है, अपनी जान मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इट्स अबाउट के हारिस, इफ हारिस आपके पास एक गो टू बॉलर है, आपके पास दूसरा गो टू बॉलर कौन सा है? हमने कल भी बात की थी कि क्या आप क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके डेप्थ बॉलर्स कौन से हैं। अब हारिस को हम पीछे होल्ड ऑन कर देते हैं, अगर हमें विकेट चाहिए तब भी हम उसको एक ओवर लेट कर देते हैं। आप T20 में एक ओवर मैच लेट कर देंगे तो अब मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर हारिस का आखिरी 4 ओवर में या 3 ओवर में 2 ओवर करने का फायदा नहीं है। सो इट्स टाइम कि आप ये फाइंड आउट करें कि लास्ट में डेप्थ ओवर्स आपके किसने करने हैं, आप उसको उस तरीके से तैयार करें कि यार ये हमारे डेप्थ बॉलर है, ये हमारा नया बॉल करेगा, हाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट मैच में, लास्ट सीरीज में हम हारिस से नया बॉल करवा रहे हैं, इस सीरीज में हम हारिस को चेंज पे लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं तो मेरा क्वेश्चन यही है, एज अ फास्ट बॉलर मैं आपको पूछ रहा हूँ, हो सकता है मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करके बोल देता हूँ कि आप रेस्ट नहीं कहते, अगर आप रोटेशन पॉलिसी पे किसी को बॉलर को बिठा रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फटीग और वर्कलोड के हिसाब से अगर आप बिठा रहे हैं तो फास्ट बॉलर को कितना गैप चाहिए एक मैच से दूसरे मैच की रिकवरी में, या वो एक सीरीज के साथ मैच खेल सकता है? देखिए, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ कि एज अ फास्ट बॉलर आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं अच्छी फॉर्म में हूँ तो मुझे खेलते रहना चाहिए। खेलने से देखे, इन जो वकार और वसीम भाई का डिफरेंस या पुराने बॉलर्स का डिफरेंस अगर आप इस एरा से कंपेयर करेंगे, अब मैचेस बहुत ज़्यादा, मैचेस उनके बहुत ज़्यादा थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेले हुए थे, उनके मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है, और वो जब भी आते थे तो वो अच्छा करते थे, तगड़े थे। हमारे इधर क्या है कि हमारे ये जितने लड़के खेले हुए हैं, इनमें से सारे लड़के जो है वो मोस्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए, लंबी बॉलिंगें नहीं की हुई, टूवर पे जाते हैं, नेट में बॉलिंग करते हैं। नेट प्रैक्टिस और मैच बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप मोहम्मद हसनैन को ले लें, हसनैन ने मोस्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, मोहम्मद वसीम जूनियर ने नहीं खेली हुई, शाहीन ने भी इतनी नहीं खेली। शाहीन डेवलप हो गया क्योंकि वो रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेलता है, हार्डली बाहर बैठा है। उसके बाद आप नसीम शाह को ले लें, ठीक है जी, और चौथा आप धानी को ले लें। अब अगर आप इन लड़कों को भी रेस्ट ही करवाते रहेंगे तो फिर ये ऑन एंड ऑफ अच्छा करेंगे,
इंग्लैंड Mostly के बुरा जो वर्ल्ड कप के फास्ट बॉलर हैं वो खेल रहे हैं अभी इसमें? नहीं, वो अभी इसलिए नहीं खेल रहे। मार्क वुड जो है वो अभी इंजरी से वापस आया, अच्छा। तो उनको वो थोड़ा थोड़ा करके टाइम दे के बेन खिलाएंगे। स्टोक आया नहीं, बेन स्टोक्स आया नहीं आया है, नहीं। जॉर्डन को भी कोई इशू है, उसकी फिंगर फ्रैक्चर है पाँव की या कुछ इशू है, वो भी नहीं आया। टाइम मिल्स जो उनके अनाउंस हुए में वो है रिजर्व्स में, वो भी अभी फिट हुए हैं वापस। ल्यूक वुड रिजर्व में अभी नहीं है, ल्यूक वुड रिजर्व में भी नहीं है। क्रिस वॉक्स इंजरी से आया, 100 कंपटीशन उन्होंने नहीं खेला, 100 कंपटीशन टाइम मिल्स ने नहीं खेला, 100 कंपटीशन मार्क वुड ने नहीं खेला। सो वो अपने उन प्लेयर्स को लेकर आए हैं जिनको उन्होंने ये देखना है कि यार हाँ ठीक है। इवन रीस ट्रॉपले जो है वो भी बाहर ही बैठा, ज्यादा खेला नहीं है। सो जो इंजरी से आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा आपने मिक्स करके कराना है। लेकिन जो आपके रेगुलर हैं आपके साथ, उनको तो आप बॉलिंग जितनी करवाएंगे, जितना वो खेलेंगे, वो लोग उतना पॉलिश होते रहेंगे। चलिए, टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हर मैच के अंदर एक ऐसा मोमेंट होता है जो फैसला कौन मोमेंट कहलाता है, डिसाइड करता है कि जीतेगा कौन, वो होता है टर्निंग पॉइंट। वो आपके साथ शेयर करेंगे, जाइएगा नहीं, गेम ऑन है। गेम ऑन है।